हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंगेट अड्डा। सो अपन जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर सीरीज कर रहे थे, तो टोटल उसमें जो है 11 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो 11 लेक्चर में जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद चलिए अब है क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का चैप्टर वन का जितने भी क्वेश्चन है ईएससी का 1995 से 2020 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड हो सकता कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे मिस हो गया होगा तो वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द टुडे सेशन of question series. Okay, so if you feel any doubt in any question you can write on the comment. Okay, so I will try to explain in the next part of this question series. Fine, so let's begin the today question series. Let's see the question number first. The first question, this is of year 1995. it was asked in the engineering service exam. engineering service exam में 1995 का पहले क्वेश्चन सेट पूरा देख लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर फर्स्ट का। ओके, एंड ये क्वेश्चन सब जो है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। गिवन दैट फॉर ए एलिमेंट in a body of a homogeneous isotopic material subjected to plane stress Ex, Ey and Ez are normal strain in XYZ direction. So it is saying that these are the strain in the XYZ direction. These are the normal strain in X, Y and Z direction. Okay, respectively. And mu is the Poisson ratio. Okay, the magnitude of unit volume change of the element is given by. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम चेंज, यूनिट वॉल्यूम चेंज, क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछा यूनिट वॉल्यूम चेंज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। दैट मीन्स क्या पूछने का मतलब क्या है इसमें? तो आपसे पूछा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस दे आर आस्किंग। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो हम सॉम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो टोटल 11 लेक्चर है उसमें से पार्ट 7 आप देख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 वीडियो। एंड सीधे आप जो है 31 मिनट्स 30 सेकेंड पे जाइए, 31 मिनट 30 सेकेंड पे उस वीडियो पे जाइए, तो आपको इसका जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाएगा पूरा डिटेल में। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 वीडियो जो है, ठीक है, वीडियो सीरीज का जो पार्ट 7 वीडियो होगा उसमें चले जाइए। और टाइम जो है 30 सेकेंड, ठीक है, 31 मिनट 30 सेकेंड पे। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से इन डिटेल वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेन इन 3 डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन के नॉर्मल स्ट्रेन का समेशन होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बट दिस इज द अप्रोक्सीमेट, याद रखना ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। एग्जैक्ट फॉर्मूला जानने के लिए आप ये वीडियो पे चले जाइए 31 मिनट 30 सेकेंड, पार्ट 7 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी ए। ओके, so answer will be a ex plus ey plus ez. Fine, now let's see the second question. second question देखते हैं। second question is, you can see the second question, a solid metal bar of uniform diameter d। तो एक solid metal bar है uniform diameter d डायमीटर का। ओके, of length l is hung vertically from the ceiling। तो इसको क्या किया है, सीलिंग से हंग कर दिया गया है। एक solid bar है उसको सीलिंग से हंग कर दिया गया है। डायमीटर कितना इसका, डी डायमीटर है। ठीक है, इसे लटका दिया है। ओके, एंड इसका ये जो है जिस मटेरियल से बना हुआ उसका डेंसिटी रो है। द बार है, द मटेरियल ऑफ द बार इज रो एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ई। इसका यंग्स मॉडुलस ई है। ओके, देन द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट। तो ये जो है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का क्वेश्चन है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑन वेट। ओके, तो दिस कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 9 जो वीडियो है, 9th वीडियो जो है उसमें कवर किया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 9 33 मिनट पे सीधा चले जाइए आप। ठीक है, आपको मिल जाएगा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो पार्ट 9 जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसी चैनल पे मिल जाएगा, पार्ट 9 जो वीडियो है। ठीक है, उसमें 33 मिनट टाइम पे आप टाइम पे चले जाइए तो आपको मिल जाएगा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, तो वहाँ से जो आंसर आता है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, दैट इज ये मिल जाएगा गामा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ ई।
ठीक है, सो आंसर विल बी बी हियर। फाइन, दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ रिजिड बार ऑफ ABCD इज हिंज्ड एट डी पे हिंज किया हुआ है एंड सपोर्टेड बाय द टू स्प्रिंग एट ए एंड बी पे दो स्प्रिंग से इसको सपोर्ट कर दिया गया है। इन द शोन इन फिगर द बीम कैरीज ए वर्टिकल लोड P एट C। वर्टिकल लोड जो P लग रहा है C पे। द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग एट A इज 2K। तो ये वाला स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कितना है 2K है। ओके, एंड B इज K। तो इसका जो है स्टिफनेस कितना है आपका 2K और इसका K है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन एग्जैक्टली यही सेम कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में, ये तो एक वन बीट ऑफ द क्वेश्चन है। इसका पूरा डिटेल में जो है हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 9 जो वीडियो है, पार्ट 9 वीडियो, उसमें 47 मिनट पे सीधा पहुंच जाइए, वहाँ पे ये पूरा डिटेल में मिलेगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा फिर। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बन जाएंगे। ओके, तो फिर भी हम यहाँ पे ट्राई सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो है रिजिड बीम है, रिजिड बीम। अब रिजिड बीम क्या होता है ये मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बता देता हूँ, रिजिड बीम जो है ये नॉन डिफॉर्मेबल होता है। रिजिड बीम का मतलब होता है नॉन डिफॉर्मेबल। नॉन डिफॉर्मेबल, ये बेंड नहीं हो सकता, डिफॉर्म नहीं हो सकता है, नॉन डिफॉर्मेबल। ओके, तो डैट मीन्स ये जो लोड लगाओगे तो ये ऐसे जाएगा नीचे, लीनियर, बेंड नहीं होगा, लीनियर जाएगा। डैट मीन्स यहाँ पे जो है इलोंगेशन, यहाँ पे इलोंगेशन डेल्टा ए हुआ, यहाँ पे इलोंगेशन डेल्टा बी हुआ। ठीक है, जब ये इलोंगेट होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगा होगा तभी इलोंगेट होगा, दैट इज एफ ए। एंड यहाँ पे जो है लेट अस एज्यूम दैट इस स्प्रिंग में लगा एफ वी। ठीक है, और इसका है स्टिफनेस 2K, इसका है स्टिफनेस K। फाइन, तो हमें पता है फोर्स जब लगता है स्प्रिंग पे तो स्प्रिंग इक्वेशन क्या बोलता है, K इंटू डेल्टा। तो डेल्टा ए यहाँ पे लिख दिया, एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू डेल्टा बी। ठीक है, नो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द फोर्सेस ऑफ स्प्रिंग ए एंड दैट ऑफ द बी। तो स्प्रिंग ए एंड बी में फोर्स का रेशियो पूछ रहा है अपने से। तो स्प्रिंग ए एंड बी में जो फोर्स का रेशियो है दैट दे आर आस्किंग टू यू। ओके, तो एफ ए बाई एफ बी पूछ रहा है अपने से। ओके, सो एफ ए बाई एफ बी यहाँ से देख लेते हैं। सो एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी दैट इज नथिंग बट 2K डेल्टा ए डिवाइडेड बाय K इंटू डेल्टा बी, दैट इज नथिंग बट डेल्टा ए बाई डेल्टा बी। ओके, समझ पा रही चीज़ों को, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा बी। तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा बी आ गया अपने को एफ ए बाई एफ बी का वैल्यू। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें डेल्टा ए बाई डेल्टा बी का में रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये लीनियर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 3A दैट इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए। ओके, टेन थीटा तो सेम होगा, लीनियर है। तो यहाँ से अपने को भी क्या पता चला, डेल्टा ए बाय डेल्टा बी इक्वल टू 3/2। तो इस 3/2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3/2, दैट मीन्स 3 यू विल गेट आंसर द रेशियो बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। ओके, दिस इज क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सो आंसर विल बी सी हियर, यू कैन सी द आंसर विल बी C 3। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ फॉर एन आइडियली प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें से आइडियली प्लास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कौन सा है। तो इसके कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप जो है सीधा सॉम का जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो लेक्चर पार्ट 6 है उसका 37 मिनट पे सीधा जा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। ओके, बाय द वे मैं यहाँ पे आपको भी बता देता हूँ वैसे। तो जब स्ट्रेस स्ट्रेन, जब हम प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, तो प्लास्टिक मटेरियल ये होता है नो स्ट्रेस
ओनली स्ट्रेन, याद रखिए ये। तो जिसमें स्ट्रेस जो है कांस्टेंट रहेगा, नो स्ट्रेस, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रेस कांस्टेंट, स्ट्रेस कांस्टेंट है बट स्ट्रेन जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज नॉन एज प्लास्टिक स्टेट पहुंच गया। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस एक ही कांस्टेंट है बट स्ट्रेन जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, नो चेंज इन द स्ट्रेस, ओनली द स्ट्रेन इज इंक्रीजेस, दैट इज नॉन एज प्लास्टिक। ठीक है, सो आंसर विल बी सी हियर। इसका यदि एग्जाम्पल, यदि माइल्ड स्टील का आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद होगा, इस वाले जोन को हम बोलते हैं प्लास्टिक जोन, ये वाला जोन जो होता है इसको बोला जाता है प्लास्टिक जोन। ठीक है, क्यों प्लास्टिक जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होता, ओनली स्ट्रेन चेंज होता है, स्ट्रेन चेंज होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यदि देखें तो यहाँ पे है स्टील क्यूब, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टील क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है अपने को दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, इज सब्जेक्टेड टू एन ऑल अराउंड स्ट्रेस, जो एक क्यूब के ऊपर चारों ओर से जो है स्ट्रेस कितना लग रहा है इसके ऊपर, ऑल अराउंड स्ट्रेस, यहाँ से भी वाई से भी। ठीक है, तो वो लग रहा है 1330 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, इस मटेरियल का जो बल्क मॉडुलस है K, दैट इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। ओके, दे आर आस्किंग टू द वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस, डेल्टा भी वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो पार्ट 7 जो है देख लीजिए, कहाँ पे 48 मिनट 20 सेकेंड, सीधा यहाँ पे जाइए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 वीडियो, और 48 मिनट 20 सेकेंड पे जाइए और सीधा आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिए। ओके, उसके बाद आके इसको सॉल्व, बाय द वे मैं यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। तो अपने को निकालना क्या है, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, स्ट्रेस कितना लग रहा है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जो है हमारा बल्क मॉडुलस होता है वो होता है अपना चेंज इन द स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस ऑफ साइन, दिस इज द बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो अपने को यहाँ से वैल्यू सब दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ 1.33 10⁶, और स्ट्रेस कितना लग रहा है 1330, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा भी का कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मैनुअली कैलकुलेट करना है क्योंकि कैलकुलेटर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में अलाउ नहीं होता है। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.8 cc। ठीक है, माइनस 0.8 cc आएगा अपना। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस आने का मतलब क्या है, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब ये वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है लेटर सी, तो उसका मतलब है जो फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम से। जो ओरिजिनल वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब था, जब स्ट्रेस लगा तो इसका फाइनल वॉल्यूम कम हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए चेंज इन वॉल्यूम जो है नेगेटिव में आएगा, आंसर 0.8 cc, तो आंसर जो हो जाएगा 0.8 cc हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ द बल्क मॉडुलस K एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, द पॉइजन रेशियो कैन बी, पॉइजन रेशियो का क्या होगा वैल्यू। तो ये जो आप सीधा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप सॉम का जो है पार्ट 7 52 मिनट, सीधा सॉम का जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 वीडियो देख लीजिए, पार्ट 7 वीडियो, और इस टाइम पे सीधा आप जाइए 52 मिनट पे। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 7 52 मिनट पे आप चले जाइए और देख लीजिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फिर आके इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। अपने के पास 3 ये फॉर्मूला था, 2g 1 + म्यू, E = 3k 1 - 2 म्यू। तो इन दोनों में E है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने के बाद जो है अपना रिलेशनशिप जो आता है, म्यू = 3k - 2g डिवाइडेड बाय 6k + 2g। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये आता है। तो यही पूछ रहा था अपने से, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आप जो है म्यू का वैल्यू निकाल के एक दूसरे में पुट करेंगे
तो वहाँ से हम जो है ई का वैल्यू यदि देख ले, ई इक्वल टू 9 kg 3k प्लस जी, एक ये भी रिलेशनशिप होता है। तो ये 4 रिलेशनशिप आता है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बार बार घूम के आपको से पूछा जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी सी। और यू कैन सी द ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो है लेक्चर पार्ट 7 देख लीजिए और सीधा 52 मिनट पे जाइए। ओके, तो आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 bars, one of the material A and other material B, 2 बार है, एक मटेरियल A है मटेरियल B है, अब सेम लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। टाइटली सिक्योर्ड बिटवीन द 2 अनयील्डिंग वॉल्स, मतलब 2 वाल बना लेते हैं, 2 वाल है। ओके, इन दोनों के बीच में जो है 2 मटेरियल फिक्स किया गया है, ये A है, ये B है आपका, ठीक है। और ये वाल जो है ये फिक्स है, अनयील्डिंग है, यहाँ से मूव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब टाइटली सिक्योर्ड बिटवीन 2 अनयील्डिंग वाल्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बार ए इज मोर देन द बार बी, ठीक है। देन द टेम्परेचर राइजेज द स्ट्रेस इंड्यूसर, तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो स्ट्रेस क्या डेवलप होगा, इसमें कितना होगा, सिग्मा ए क्या होगा, सिग्मा बी स्ट्रेस क्या होगा टेम्परेचर के कारण। तो ये जो है आप सीधा जो है पहले कॉन्सेप्ट मैं रिकमेंड करूंगा, आप पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ ले, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 10 वीडियो पार्ट 10, ठीक है, 10th लेक्चर जो है उसको देख ले। तो वहाँ पे हम थर्मल स्ट्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं, थर्मल स्ट्रेस का बहुत डिटेल में बताया हुआ, वो उसको देख ले, ठीक है। आपको यदि अच्छे से डीप में नॉलेज चाहिए तो पार्ट 10। ओके, तो चलिए अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको बता देता हूँ। तो हो क्या रहा है, ये जो बार है लेंथ एल नोट, दोनों का लेंथ सेम है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसमें ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है, तो इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, कितना, डेल्टा एल अल्फा टी, इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, ये भी इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, कितना, डेल्टा एल अल्फा बी इंटू टी, इतना ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, बट इलोंगेट हो नहीं पा रहा है, नहीं तो ये इलोंगेट हो रहा है, नहीं तो ये इलोंगेट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, याद रखिएगा, ये अलग से लगा हुआ है, ये अलग से लगा हुआ है, नहीं तो ये इलोंगेट हो रहा है, नहीं तो ये इलोंगेट हो रहा है, इसका मतलब है इन दोनों के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा होगा इन दोनों के ऊपर, समझ पा रहे चीज़ों को, तभी ये इलोंगेट नहीं हो पा रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्यों लगा रहा होगा, जो रिएक्शंस है, सपोर्ट है, इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहा होगा, ये ट्राई करेगा इलोंगेट होने का, बट इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा होगा, इसलिए ये इलोंगेट नहीं होगा। तो होगा क्या, मटेरियल ए, इसमें भी कंप्रेशन डेवलप होगा, एंड बी तो इसमें भी कंप्रेशन डेवलप होगा, ठीक है। और डिटेल में यदि इसको समझना तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 10 वीडियो देख लीजिए, पूरा डिटेल में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर आके इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा फिर। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा इसका, आंसर देख लेते क्या होगा। सो यू कैन सी द कंप्रेशन इन बोथ द मटेरियल, सो आंसर विल बी डी हियर, कंप्रेशन इन बोथ द मटेरियल। ओके, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉलम ऑफ हाइट h एंड एरिया एट अ टॉप a हैज द सेम स्ट्रेंथ थ्रू आउट इट्स लेंथ। ये जो क्वेश्चन है ये इक्वल स्ट्रेंथ बार का क्वेश्चन है, सेम स्ट्रेंथ दिख रहा होगा आपको। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इक्वल स्ट्रेंथ बार, इक्वल स्ट्रेंथ बार, ठीक है। इसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट जो डिटेल में कवर किया है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 9 वीडियो, पार्ट 9 देखिए, कहाँ पे, सीधा 56 मिनट पे पहुंच जाइए, 56 मिनट पे वीडियो का 56 मिनट पे पहुंचिए, और इससे रिलेटेड आपको इस कॉन्सेप्ट से इक्वल स्ट्रेंथ बार के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम टाई बार भी बोलते हैं, टाई बार, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वीडियो देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, बाय द वे मैं इसको बता भी देता हूँ यहाँ पे, ये बोल रहा है एक कॉलम है, ठीक है, हाइट इसका h है। अब मैं ऐसा शेप क्यों बनाया हूँ, क्योंकि इक्वल स्ट्रेंथ बार होने के लिए उसका शेप ऐसा ही होना पड़ेगा, ठीक है। नीचे से सपोर्टेड है तो ऐसा ही शेप होना पड़ेगा, ऊपर में कम एरिया, नीचे में ज़्यादा एरिया। तो एरिया एट द टॉप इज ए, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, सेम
स्ट्रेंथ, हर एक जगह का स्ट्रेंथ सेम है, दैट मीन्स हर एक जगह पे स्ट्रेस सेम लगेगा। कितना? सिग्मा नोट का वैल्यू दिया हुआ है आपको पी नोट। ओके, तो अपने को पता है यहाँ से कोई टॉप से कोई भी डिस्टेंस वाई पे एरिया कितना होगा, तो हम लिखते हैं ये फॉर्मूला ए वाई इक्वल टू ए टॉप का, ये स्मॉलर का, ई रेज़ टू द पावर यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल इंटू वाई, जो भी डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ। ये होता है फॉर्मूला। फाइन। नाउ अब देखिए पूछ क्या रहा है, टू सेटिस्फाई द अबव कंडीशन द एरिया ऑफ द कॉलम एट द बॉटम, बॉटम का एरिया पूछा, यहाँ का एरिया फाइनल बॉटम का, तो बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, ए ई रेज़ टू पावर गामा, अब वाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एच बाय सिग्मा नोट का वैल्यू पी नोट दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो यूनिट वेट है, ये यूनिट वेट नहीं दिया हुआ, अपने को डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो यूनिट वेट जो होता है आपका, यूनिट वेट होता है डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो जी। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए रो जी एच बाय पी नोट, तो यहाँ ये है आंसर, रो जी एच बाय पी नोट, दिस इज द फाइनल एरिया एट द बॉटम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ आ गया ये चीज़ें, और डिटेल में जानना है तो आप जो है सॉम का पार्ट 9 जो है पार्ट 9 देख लीजिए और सीधा आप पहुंच जाइए 56 मिनट पे। ओके, और आप पूरा भी देख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे 56 मिनट पे पार्ट 9 वीडियो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 9। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 9th क्वेश्चन, अ बार ऑफ डायमीटर 30 mm, एक बार है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ आपका 30 mm दिया हुआ है। ओके, सब्जेक्टेड टू एन टेंसाइल लोड, तो एक बार ले लेते हैं, एक बार है जिसका डायमीटर जो है 30 mm है। ओके, एंड सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड, इसके ऊपर जो है टेंसाइल लोड लग रहा है। ओके, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन द गॉज लेंथ, इसका लेंथ जो था 200 था, और ये जो लोड लगा तो इसमें एक्सटेंशन हुआ, और एक्सटेंशन कितना हुआ, टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ, इसमें बोला है 0.09 मिलीमीटर का एक्सटेंशन हुआ है। ओके, एंड द चेंज इन द डायमीटर, जो इनिशियल इसका डायमीटर कितना था 30, अब जब इस पे टेंसाइल लोड लगाओगे तो क्या होगा, इसका डाया कम होगा, जैसे जैसे इलोंगेट होगा, जैसे जैसे इलोंगेट होगा इसका डाया कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन द डाया कितना हुआ है, तो बोला 0.0045 मिलीमीटर। ओके, द पॉइजन रेशियो पूछा है आपने से, तो पॉइजन रेशियो से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 में मैंने कवर कर चुका हूँ, पार्ट 7 में, तो आप पहले वीडियो देख ले फिर आके इसको सॉल्व करें। ओके, अदरवाइज इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से पहले तो अपने को पता है पॉइजन रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है पॉइजन रेशियो, माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, लैटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा आपका, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो लैटरल आप देखें यहाँ पे तो कितना दिया हुआ है, चेंज इन डायमीटर 0.0045, सो यहाँ पे लिख दिया 0.0045 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डाया कितना आपका 30। ठीक है, चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ आपको, चेंज इन लेंथ दिया हुआ 0.09 डिवाइडेड बाय लेंथ है इसका बार का 200, ओरिजिनल लेंथ इज 200। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में और पॉइजन रेशियो कैलकुलेट कीजिए, तो पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू आएगा आपका ये आता है 1/3, पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू आता है वो आता है 1/3। ओके, सो आंसर विल बी बी हियर। क्लियर है, डिटेल में पॉइजन रेशियो देखने के लिए आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 7 वीडियो देख लीजिए, स्टार्टिंग में ही आपको पॉइजन रेशियो मिल जाएगा, और हर एक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो भी मिल जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, व्हेन ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन फेल्स इन टॉर्सन टेस्ट द फ्रैक्चर लुक्स लाइक। ठीक है, जब माइल्ड स्टील स्पेसिमेन पे हम टॉर्सन लगाते हैं
तो वो किस टाइप से फेल होगा, ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसा ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसके साथ साथ हम जो है कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन के रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील दो टाइप का होता है, एक होता है डक्टाइल। माइल्ड स्टील जो है, माइल्ड स्टील के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। माइल्ड स्टील जो होता है ये एक डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल। ओके, डक्टाइल मटेरियल है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट 4 में। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है। और कुछ ऐसा, कुछ ये तो डक्टाइल मटेरियल होता है, देयर आर सम ऑफ द ब्रिटल मटेरियल ऑल्सो। तो कुछ जो है ब्रिटल मटेरियल है, लाइक कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, ये सब ब्रिटल मटेरियल होता है। अब जो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल का मैं बात करूं, ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट, कंप्रेशन में ये सबसे ज़्यादा लोड ले सकता है। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन आफ्टर जो है शियर स्ट्रेंथ। मतलब जो डक्टाइल मटेरियल है वो शियर में वीक होगा क्योंकि शियर स्ट्रेंथ उसका कम है। देन आफ्टर शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट मीन्स द मटेरियल विल बी वीक इन शियर। क्लियर है, समझ पा रही चीजों को। दैट मीन्स डक्टाइल मटेरियल इज वीक इन शियर। ओके, उसी तरह से यदि ब्रिटल मटेरियल का बात करें, ब्रिटल मटेरियल उसका जो स्ट्रेंथ होता है, इसमें भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी हाईएस्ट इन बोथ डक्टाइल एज वेल एज ब्रिटल, बट देन आफ्टर कमिंग टू शियर स्ट्रेंथ एंड द ब्रिटल मटेरियल जो होता है वीक होता है टेंशन में, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है इसका। चीज़ें समझ पा रही चीज़ों को, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। तो हम बोलेंगे जो ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल वो वीक किस में होगा, टेंशन में, वीक इन टेंशन। ओके, मतलब डक्टाइल मटेरियल फेल होगा शियर के कारण और ब्रिटल मटेरियल फेल होगा टेंशन के कारण। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा अपने से माइल्ड स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अब क्या क्या डक्टाइल मटेरियल के ऊपर क्या क्या इसने टॉर्सन लगा दिया, टॉर्क लगा दिया। वैसे ये बाद में आता टॉर्सन वगैरह, बता देता हूँ अभी। तो ये माइल्ड स्टील है स्पेसिमैन, इस पर हमने क्या क्या, एक टॉर्क लगा दिया, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा दिया, टॉर्क। ठीक है, और अपने को पता है जो फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर वीडियो लेक्चर फर्स्ट आप देख लीजिए, सोम का फर्स्ट वीडियो, तो वहाँ पे मैं बताया हूँ जब टॉर्सन लगता है बॉडी में तो ये जो है शियर स्ट्रेस क्रिएट करता है, बॉडी में शियर स्ट्रेस डेवलप करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मटेरियल जो है, मटेरियल इसमें जो है शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। ऑन दिस मटेरियल यदि मैं देखूं तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस डेवलप होगा बिकॉज ऑफ टॉर्सन। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस जब डेवलप होगा, यहाँ से देख सकते हैं ये शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो जब शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे आएगा। ओके, तो अपने को पता डक्टाइल मटेरियल वीक किस में होता है, शियर में। तो शियर स्ट्रेस ऐसे है, तो सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जहाँ पे होगा वहाँ से फेल होगा। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इसमें सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जिस प्लेन पे होगा वहाँ से माइल्ड स्टील फेल हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो यही वर्टिकल प्लेन, इसी प्लेन पे सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। ये जो वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, या फिर बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये वर्टिकल ब्रेक होगा, वर्टिकल। ओके, तो आंसर विल बी ए हियर। ठीक है, इसका और डिटेल जो है ना हम बाद में भी देखेंगे जब स्ट्रेस स्ट्रेन स्टार्ट होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस का चैप्टर, प्रिंसिपल स्ट्रेस का जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा। ओके, तो पहले अभी यहीं तक रखिए। सो आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, इसी सरफेस पे होगा, इसी सरफेस पे। ओके, तो ऐसे ही ब्रेक होगा ये। फाइन, सो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपन। वैसे ये 10th का क्वेश्चन का आंसर क्या था, ए था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ 2 मीटर लॉन्ग बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, 2 मीटर का बार है, ठीक है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब प्रिज्मेटिक बार है। इसका मतलब 2 मीटर बार है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 50 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्सटेंड 2 मिलीमीटर बोला है, ये जो है एक्सटेंड हो गया है, कितना, 2 मिलीमीटर इसमें एक्सटेंशन हो रहा है। अंडर द लिमिटिंग एक्सियल स्ट्रेस, क्यों एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक टेंसाइल स्ट्रेस लगाया है, और कितना लगाया है वो, 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस फॉर द बार। तो अपने से पूछा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा। तो इसके बारे में जानने के लिए आप क्या करिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 6 वीडियो का टाइम 27 मिनट 30 सेकेंड पे सीधा पहुंच जाइए, आपको मिल जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू रेजिलियंस वो पता चल जाएगा। रेजिलियंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, सारा पता चल जाएगा आपको। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 6 वीडियो देख लीजिए। और टाइम का कितना टाइम पे जाना है, 27 मिनट 30 सेकेंड पे, ठीक है। तो आपको रेजिलियंस के बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप ये वीडियो देख ले, यहाँ पे 5-10 मिनट देख ले, रेजिलियंस के बारे में पता चल जाए, उसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है। 10 मिनट आप दे दीजिए, पता चल जाएगा, फिर ये क्वेश्चन पे आइए। तो साथ साथ पैरेलली होगा क्या, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता जा रहा है और जो आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, समझ पा रहे चीज़ों को। चलिए हम वैसे सॉल्व करके भी इसको आपको बताते हैं। देख लिया होगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज नथिंग बट एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, stress strain curve, that means curve within the elastic limit, area under stress strain curve within elastic limit that means क्या होता है, half of stress into strain within the elastic limit। that means यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, हाफ ऑफ स्ट्रेस का वैल्यू कितना दिया हुआ, 200। स्ट्रेन का वैल्यू क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मीटर में था तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो सबको मिलीमीटर में, क्योंकि ये भी वैल्यू जो है अपना मिलीमीटर में था, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये मिलीमीटर में है तो इसको भी मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो हाफ ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है 0.1, ठीक है। दिस इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, सो आंसर विल बी ए। समझ पा रहे चीज़ों को। और आपने नहीं देखा तो ये वीडियो देख लीजिए, 10 मिनट लगाइए और यहाँ पे जाकर पार्ट 6 जो है उसका 27 मिनट 30 सेकेंड पे चले जाइए, ठीक है, और देख लीजिए। ओके, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्या है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस बिलो विच अ मटेरियल हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो आप जो है ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिससे नीचे आप यदि स्ट्रेस लगा दो तो कितना भी उसके ऊपर रिवर्सल ऑफ लोडिंग करो। रिवर्सल ऑफ लोडिंग का क्या मतलब होता है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस मतलब, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस तब लगता है जब साइक्लिक लोडिंग होता है। साइक्लिक लोडिंग मतलब साइक्लिक लोडिंग के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो आप जो है कोई भी मटेरियल ले लो, सपोज एक बार ले लिया और इसको बेंड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, हाथ में लेके इसको ऐसे बेंड कर रहे हैं, फिर ऐसे बेंड कर रहे हैं, तो सपोज वो ब्रेक नहीं हो, आपने देखा होगा कभी ये ब्रेक हो जाता है, कोई बार ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, कितना भी आप बेंड करो। तो वो क्यों होता है, जब आप बेंड कर रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस वो सपोज इंड्योरेंस लिमिट से कम डेवलप हो रहा है। इफ द स्ट्रेस डेवलप इज लेस देन इंड्योरेंस लिमिट, तो ये ब्रेक नहीं होगा, आप कितना भी बार इसको बेंड करें, मतलब वो फेल नहीं होगा, ठीक है। बट वही जब स्ट्रेस जो डेवलप होगा, इससे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल। तो क्या होगा आंसर, द स्ट्रेस लेवल बिलो विच अ मटेरियल हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग, तो इंड्योरेंस लिमिट से बिलो।
इससे यदि कम हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहता है जो फेल नहीं होगा, ठीक है, अंडर रिवर्सल ऑफ लोडिंग दैट मीन साइक्लिक लोडिंग। सो आंसर विल बी बी हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, फैटिग में मिल जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, E इक्वल टू 2.06 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्सियल पुल 60 किलो न्यूटन। बट ट्रिक यहाँ पे है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट सडनली अप्लाइड, जो ये लोड है वो ग्रेजुअली नहीं अप्लाई हुआ, सडनली अप्लाई हुआ है, ठीक है। अच्छा, बाकी देखते चीजें, टू स्टील रॉड ऑफ 50 mm इन डायमीटर, डाया दिया हुआ आपका कितना है 50 मिलीमीटर डाया है, ओके, 4 मीटर लेंथ है, एल लेंथ इसका कितना है 4 मीटर है। कॉजन इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन कितना होगा, चेंज इन लेंथ कितना होगा। अपने को पता है जो चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है PL/AE, ये फॉर्मूला वैलिड है ग्रेजुअल लोडिंग में। ये किस में होता है, ग्रेजुअल लोडिंग, ये फॉर्मूला जो होता है ग्रेजुअल लोडिंग के लिए होता है, ठीक है। अब सडन लोडिंग में क्या होगा, तो डेल्टा एल सडन जो होगा, सडन जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ग्रेजुअल होता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो डेल्टा एल सडन जो होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ग्रेजुअल होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2PL/A, ठीक है। बाकी सारे वैल्यू दिया हुआ है, 2P का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 किलो न्यूटन, तो 60 इंटू 10⁻³ लिख लीजिए, एंड लेंथ दिया हुआ आपको 4 मीटर, दैट मीन 4000 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया के लिए आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो π/4 इंटू 50 का होल स्क्वायर, एंड E का वैल्यू दिया हुआ 2.06 इंटू 10⁵, 2.06 इंटू 10⁵। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वैल्यू जो आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा आपका, तो वैल्यू है 1.19 मिलीमीटर। सो आंसर विल बी A हियर, क्लियर है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा, ओके। तो आंसर विल बी A हियर, 1.19 मिलीमीटर, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अ बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बार है, वेरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 2D to D, मतलब ये बोल रहा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बार है जो कि उसका डाया वेरी हो रहा है, यहाँ पे डाया 2D है और यहाँ पे डाया D, तो ये टेपर्ड बार का क्वेश्चन हो गया, टेपर्ड बार। तो ये टेपर्ड बार का कॉन्सेप्ट जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, कहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 8 वीडियो में, पार्ट 8 का जो वीडियो होगा उसमें डायरेक्टली आप 50 मिनट 40 सेकंड पे पहुँच जाइए, 50 मिनट 40 सेकंड पे पहुँचिए, आपको जो है टेपर्ड बार से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पे भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट नहीं कवर किए हैं अभी, तो कुछ आपको मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट यू विल गेट देयर, ओके। चलिए, तो टेपर्ड बार है, तो बोला है जो वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए क्रॉस सेक्शन 2D to D, तो यहाँ पे डायमीटर 2D है, यहाँ पे डायमीटर D है। इफ एक्सटेंशन ऑफ द बार इज कैलकुलेटेड ट्रीटिंग इट, तो सपोज इस पे लोड लगाया P लोड लगाया, तो इसमें इलोंगेशन कितना होता था, अपने को फॉर्मूला पता है, याद रखिए 4PL/πE D1 D2, ये डेरिवेशन मैं करवा दिया हूँ, इस यहाँ पे चले जाइए वीडियो के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 8 वीडियो, 50 मिनट 40 सेकंड पे पहुंचिए, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा ये चीज़ें, ओके। सो 4PL/πE D1 D2, दिस इज द एग्जैक्ट इलोंगेशन, डेरिवेशन से ये आता है, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेटेड इफ द एक्सटेंशन ऑफ द बार इज कैलकुलेटेड ट्रीटिंग इट एज ए बार ऑफ एवरेज डायमीटर। क्वेश्चन में बोला है इसको जो है हम ऐसा ट्रीट करें, इसको जो है हम एक कांस्टेंट डायमीटर का बार और इसका डाया जो है 2D + D/2 एवरेज डाया लेके यदि सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलोंगेशन आ रहा है और यहाँ से जो इलोंगेशन आएगा डेल्टा एल, जब एवरेज लेके सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा 4PL/πE
1.5 d²। तो एक यहाँ से आएगा आपका, ओके। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालिए एग्जैक्ट, तो कितना परसेंट का एरर होगा उसमें, ठीक है। एरर पूछा कितना एरर होगा, तो एग्जैक्ट निकाल लिए और यहाँ से एवरेज निकाल लीजिए, ओके। तो जब हम एग्जैक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए डेल्टा एल इक्वल टू 4pl फाई ई d1 d2, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ d² हो गया, ठीक है। समझ पा रही चीज़ों को, d1 d2 ट्वाइस ऑफ d इंटू d² और यहाँ पे कितना हो गया डेल्टा एल एवरेज 4pl पाई ई 1.5 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 2.25 d², ठीक है। एरर पूछा परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं हम, परसेंटेज एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू दैट मीन्स डेल्टा एल एग्जैक्ट, जो ये है एग्जैक्ट, माइनस डेल्टा एल अप्रॉक्सीमेट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आपको जो है एरर मिल जाएगा। तो वो एरर का वैल्यू जो आएगा आपका, तो एरर का वैल्यू आता है 11 नियर टू 11.11%, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, हम बोल सकते हैं 10% जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। सो आंसर विल बी 11.11%, बट अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से दैट द आंसर विल बी 10%, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देख लीजिए। तो द लेंथ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, द लेंथ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दैट मीन्स अल्फा के बारे में बोल रहा है, एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ बार ए। तो एक ए बार है और एक बी बार है, तो इसका जो लेंथ है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा ए एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ बार ए आर ट्वाइस दैट ऑफ बार बी। तो बार बी का ट्वाइस है, मतलब ये जो है ट्वाइस ऑफ एल बी, ट्वाइस ऑफ अल्फा ए, ट्वाइस ऑफ ई ए, ओके। ये ओके, while if the temperature of the both the bar is increased by the same amount, बोला दोनों बार में टेम्परेचर जो है डेल्टा टी, सपोज सेम अमाउंट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ दोनों बार में, ओके। while preventing any expansion, मतलब एक्सपेंशन जो है पूरा प्रिवेंटेड है, मतलब स्ट्रेन रेजिस्टेड जो है, जितना स्ट्रेन हो रहा है वो पूरा पूरा रेजिस्ट हो रहा है। then the ratio of stress develop in the bar A to that of the bar B will be, ठीक है। तो मतलब पूरा डिटेल में आपको यदि समझना तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 10 वीडियो, पार्ट 10 देख लीजिए, 10th वीडियो, वहाँ पे पूरा डिटेल में आपको थर्मल स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप वीडियो देख लोगे तो ये क्वेश्चन सब ऐसे इजी वे में सॉल्व करोगे जो आपको पूरा बहुत ही इजी लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्ट्रेस जो है ए में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, डेट इज अल्फा इंटू टी इंटू ई, अल्फा ए टी ए ई ए, एंड बी में कितना डेवलप होगा अल्फा बी टी इंटू ई बी, दिस द स्ट्रेस इन द बी, ओके। तो देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डेवलप इन द बार ए एंड बार बी, तो बार ए डिवाइडेड बाय बार बी, इन दोनों के स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा, तो अल्फा ए बाय अल्फा बी, ई ए बाय ई बी, ठीक है। अब अपने को पता अल्फा ए बाय अल्फा बी जो है, अल्फा ए बाय अल्फा बी, सॉरी, अल्फा ए बाय अल्फा बी इक्वल टू 2 and EA by EB is also 2, so answer will be 4, so answer will be B here, ठीक है, 4, फाइन। समझ पा रहे चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, ओके। लेट अस सी द साइड AD, ये वाला साइड के बारे में बात हो रहा है, साइड AD ऑफ ए स्क्वायर ब्लॉक ABCD, side AD of a square block ABCD, okay, as shown in the given figure is fixed at the base, ये बेस से ये फिक्स किया हुआ है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज अंडर स्टेट ऑफ सिंपल शियर,
ये शियर लग रहा है, इस पे जो है शियर स्ट्रेस लग रहा है, देख सकते हैं जब शियर स्ट्रेस लग रहा है तभी ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, पहले ऐसा था ये जो है अब ऐसा हो गया। ठीक है, आपको यदि शियर स्ट्रेस के बारे में कॉन्सेप्ट डिटेल में जानना है तो आप जो है पार्ट 8 में देख सकते हैं, शियर स्ट्रेन के बारे में आपको डिटेल में वहाँ पे कवर किया हुआ शियर स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 8 वीडियोज, ठीक है, उसमें देख सकते हैं। फाइन, चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर आप वहाँ देख लीजिए पूरा डिटेल में ये समझ आ जाएगा। वहाँ पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया हुआ है गेट का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बोला जो बेस से ये फिक्स किया हुआ उसके ऊपर शियर स्ट्रेस लग रहा था, शियर स्ट्रेस कॉजिंग द शियर स्ट्रेस टॉ एंड शियर स्ट्रेन। ये जो शियर स्ट्रेस लग रहा है ये इसमें शियर स्ट्रेन डेवलप कर रहा है। शियर स्ट्रेन क्या होता है, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, कितना से ये डिस्टॉर्ट हुआ है, तो ये जो कितना डिस्टॉर्ट हो रहा है फाई, इतना शियर स्ट्रेन क्रिएट कर रहा है। ओके, तो वेयर फाई इक्वल टू शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस में क्या रिलेशनशिप होता है ये अपने को पता ही है, टॉ इक्वल टू जी इंटू फाई। ठीक है, ये होता है शियर स्ट्रेन, या फाई इक्वल टू टॉ बाई जी। ओके, द डिस्टॉर्टेड शेप ए बी सी डी, जो डिस्टॉर्टेड शेप है ए बी डैश सी डैश एंड डी, ए बी डैश सी डैश डी, द डायगोनल स्ट्रेन विल बी। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको पहले। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्या पूछ रहा है, लीनियर स्ट्रेन पूछ रहा है, डायगोनल स्ट्रेन लीनियर विल बी। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायगोनल लेंथ था पहले जो इसका डायगोनल का लेंथ था वो यहाँ से यहाँ तक जब ज्वाइन कर दे, तो सपोज ये एल है, स्क्वायर दिया हुआ है तो सारे लेंथ सेम होगा। ठीक है, एल एल, तो पहले जो ए सी का जो लेंथ था ए सी, उसका लेंथ कितना था, L√2, यही था ए सी का लेंथ। अब क्या हुआ, ये डायगोनल जो है वो जब ये बॉडी डिस्टॉर्ट हुआ तो इसका डायगोनल जो है यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, ए सी डैश, ए सी डैश। अब यहाँ पे देखिए ये यदि L है और ये एंगल फाई है तो इसको हम बोल सकते हैं ये L5 डिस्टेंस मूव किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब वो जितना मूव किया उतना ही डिस्टेंस ये होगा L5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब AC से मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सपोज इसको मैं C डबल डैश लिख देता हूँ, तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ AC इक्वल टू AC डबल डैश। ठीक है, तो मतलब लेंथ में चेंज कितना हुआ, अपने को क्या निकालना, डायगोनल स्ट्रेन निकालना, डायगोनल स्ट्रेन मतलब लेंथ में कितना चेंज हुआ। पहले जो L√2 था पहले इतना लेंथ था, अभी कितना होगा, ये एक्स्ट्रा लेंथ हो गया है, दिस इज द एक्स्ट्रा लेंथ, दिस इज द एक्स्ट्रा लेंथ। ओके, मतलब सी सी डैश चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ दैट मीन सी डबल डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू ए सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो सी सी डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी सी डैश का ये अपने को पता है एल्फा है, और ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये एंगल मेन है, ये एंगल कितना होगा। ओके, तो हम एज्यूम करेंगे ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा, ये जो है एंगल ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये एज्यूम करके चलेंगे अपन, यहाँ से वो एंगल है ये 45 डिग्री होगा, तो सी डबल डैश सी कितना हो जाएगा, L5। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसको जूम करके मैं बना के दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ये है आपका C, ये है आपका C डैश, ये है आपका C डबल डैश, और ये लेंथ है आपका L5, और इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ 45 डिग्री। ओके, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो C डबल डैश C इक्वल टू L5 cos 45। ठीक है, तो L5 cos 45 इक्वल टू L5 बाय cos 45 1/√2। ठीक है, तो हम अपने को चेंज इन लेंथ पता चल गया, तो कितना आया L5/√2, एंड ओरिजिनल लेंथ कितना था L√2, तो LL कैंसल आउट हो गया, तो कितना स्ट्रेन है 5/2। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, A। सो आंसर विल बी A 5/2, दैट इज द डायगोनल स्ट्रेन लीनियर। ठीक है, समझ पा रहे चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली मैं इसके डाटा पे आ जाता हूँ। ये है डाटा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का, तो आप देख सकते हैं। तो पहला है, इसमें पूछा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनमें से किसके बराबर है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आप तो पहले ये वीडियो देख ले, तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पता चल जाएगा क्या होता है, क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सॉम का जो पार्ट 7 52 मिनट पे डायरेक्टली जो आप 52 मिनट से स्टार्ट करें देखना, ठीक है। डायरेक्टली आप 52 मिनट से देखना स्टार्ट करें वीडियो को, तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर 7 52 मिनट से देखना स्टार्ट करें। इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ओके। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चलिए हम यहाँ पे भी बताते हैं वैसे। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक ऑप्शन होता है। यहाँ से देखिए ऑप्शन में ए का जो है क्या क्या हो सकता है। ए का जो है 3 हो सकता है, 5 है और 2 है। तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे आ जाते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यदि आप वहाँ से देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 - 2 म्यू बाय ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 - 2 म्यू बाई ई और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड इज नथिंग बट द प्रेशर। तो ए का जो आंसर हो जाएगा, ए का जो आंसर होगा आपका 3 होगा। ए का आंसर 3, क्योंकि 3 ऑप्शन था 2 3 5, तो आंसर 3 हो गया, ए का 3। अब देखिए ए का 3 हो गया तो अब और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, ओनली ए है। तो अब ये बाकी देखने का भी जरूरत नहीं है, आंसर विल बी ए। बट हम फिर भी देख लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है दैट इज नथिंग बट दे आर आस्किंग टू यू, ये होता है एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो हम इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे आप, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन को हम लिख देंगे सिग्मा बाई, दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर बाय ट्वाइस ई, और सिग्मा को यदि प्रेशर ऐसे पी स्क्वायर बाय ट्वाइस ई लिख दें। सो आंसर क्या हो गया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का 4। चीजें समझ पा रहे हैं, बी का 4। सी रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस टू द बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस में रिलेशनशिप होता है इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू। तो यंग्स मॉडुलस बाय बल्क मॉडुलस इक्वल टू 3 1 - 2 म्यू। तो क्या हो जाएगा 3 1 - 2 म्यू ये। सो सी का 2, ठीक है, एंड डी का 1, ठीक है, ऑटोमेटिकली। सो इस टाइप से आप जो ऑप्शन से रिलेट करके इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है। आप एक ही में आपको पूरा का पूरा पता चल गया, क्योंकि 3 बार ए का 3 बस ऑप्शन ए में था और किसी में था ही नहीं, तो बाकी सब देखने का जरूरत भी नहीं था यहाँ पे, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, प्रिज्मेटिक बार है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूफ आर डबल, देन द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस बाय इट्स ऑन वेट। तो ये जो क्वेश्चन क्या है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का क्वेश्चन है। तो आप इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप क्या कीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 9 वीडियो देख लीजिए, पार्ट 9, और डायरेक्टली आप 33 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 33 मिनट से स्टार्ट कीजिए। तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट। तो वहाँ पे मैं अच्छे से कवर कर चुका हूँ, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो पे चले जाइए पार्ट 9 पे और 33 मिनट से स्टार्ट कीजिए, ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं वैसे सॉल्व करके भी बताता हूँ। तो ये स्क्वायर बार है, ये ऊपर से हैंग किया हुआ है, स्क्वायर बार है ये, ठीक है। तो पूछा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूफ आर डबल। सो सपोज पहले एल था इसका, और इसका जो है विथ बी था, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। अब बोल रहा है जो इसका इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट पहले कितना था, तो ये आता है गामा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस ई। अब बोला है इसका सारे जो डायमेंशन उसको डबल कर दिया मैंने, डबल कर दिया, दैट मीन्स लेंथ कितना कर दिया 12, विथ कितना कर दिया 2b, ठीक है, स्क्वायर है मतलब यहाँ भी 2b। तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट कितना होगा,
अब देखिए इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जो ओनली लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, विथ के ऊपर है ही नहीं, इस फॉर्मूले में विथ नहीं है, तो लेंथ को आप ट्वाइस कर दिए तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ गामा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, आंसर विल बी बी। क्लियर है? ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट 19 देखते हैं। 19 द स्ट्रेस एट विच मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रेस है, यदि आप इस स्ट्रेस से कम स्ट्रेस लगा रहे हैं बॉडी में, तो आप उस बॉडी पे कितना भी लोडिंग करते थे, साइक्लिक लोडिंग, तो वो फेल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है जो द स्ट्रेस एट विच मटेरियल फ्रैक्चर अंडर द लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ साइकिल, मतलब बहुत ज़्यादा आप यदि उस पर लोडिंग करते थे साइक्लिक लोडिंग करते तब जाके चांसेस है जो फेल हो जाएगा। तो ये तभी हो सकता है जब उसमें स्ट्रेस का वैल्यू जो डेवलप हो रहा है वो इंड्योरेंस लिमिट से कम हो रहा है, ठीक है, या फिर आप इंड्योरेंस लिमिट पे उस पर लोडिंग कर रहे हैं, तो फाइन। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, समझ पा रहे चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। कुछ भी डॉट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कुछ भी डॉट है तो ओके। तो हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपको जो है एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये जो क्वेश्चन होता है असर्शन रीजन में पहले देख लीजिए, इसका 4 ऑप्शन जो होता है वो किस टाइप का होता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दो जो असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तब आप ऑप्शन ए मार्क करेंगे। बी क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आप बी मार्क करेंगे। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी मार्क करेंगे। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो डी मार्क करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो असर्शन देखिए, असर्शन में क्या दिया हुआ है। स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल व्हाइल स्ट्रेस इज ए डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है, और यदि आपको भी जानना है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 1 पहला वीडियो देख लीजिए। पहला वीडियो देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेन जो है कैसे फंडामेंटल है, और स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, और स्ट्रेन जो है ये फंडामेंटल है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और स्ट्रेस डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल व्हाइल स्ट्रेस इज डिराइव्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ पा रहे चीज़ों को। तो असर्शन ए इज ट्रू, ये समझ आ गया अपने। नेक्स्ट, स्ट्रेन डज नॉट हैव यूनिट, सही बात है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, ये सही है। स्ट्रेन डज नॉट हैव ए यूनिट व्हाइल स्ट्रेस हैज ए यूनिट, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। बट क्या रीजन जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या असर्शन को? असर्शन में बोला जो स्ट्रेन फंडामेंटल क्वांटिटी है और स्ट्रेस ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और रीजन इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्यों ये फंडामेंटल है और ये क्यों ड्राइव्ड क्वांटिटी है। रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीजन में अपना एक अलग स्टेटमेंट है। दोनों सही है बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर विल बी बी हियर। ओके, समझ पा रही चीजों को। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21, द अमाउंट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एट ए सर्टेन पॉइंट व्हिच एन इलास्टिक बॉडी अंडरगोज। तो अब बोल रहा है जो डिफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला था? PL/A, ठीक है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इफ दिस डिफॉर्मेशन इज विद इन द इलास्टिक लिमिट, आप लोड लगा रहे हैं, ये लोड जो है विद इन इलास्टिक लिमिट लगा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अंडर द गिवन स्ट्रेस इज द सेम इज रिस्पेक्टेड ऑफ स्ट्रेस बीइंग टेंसाइल और कंप्रेसिव। बोल रहा है जो ये आप टेंसाइल लगाए या कंप्रेसिव लगाए बॉडी पे, या बॉडी पे कंप्रेसिव लगाए, दोनों केस में आपको जो डेल्टा एल का वैल्यू है वो सेम मिलेगा।
ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये P का वैल्यू तो वही है, L का वैल्यू सेम है, A का वैल्यू सेम है, और E का मेनली जो है E का वैल्यू हम पहले ही एज्यूम कर लेते हैं। यंग्स मॉडुलस जो है कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों में सेम होता है, ये एजम्पशन है। कंप्रेशन एंड टेंशन में सेम होता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो ये एजम्पशन है, ये हुक्स लॉ का भी एजम्पशन है ये। तो जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो कंप्रेशन एंड टेंशन में सेम रहता है। अब कंप्रेशन एंड टेंशन में सेम रहता है तो डेल्टा एल का वैल्यू सेम मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। उसी तरह से रीजन देखते हैं, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो आर एज्यूम टू बी सेम इन अ टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, बिल्कुल सही। जो भी अपना इलास्टिक कांस्टेंट है ना, इलास्टिक कांस्टेंट ई जी के म्यू, ये हम एज्यूम करते हैं हमेशा सेम रहेगा एक पार्टिकुलर मटेरियल के लिए। सपोज ये मटेरियल है तो इसमें सेम है होगा, ई का वैल्यू, जी का वैल्यू, के का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, ठीक है, एज्यूम किया हुआ, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये टेंशन में कुछ और होता, कंप्रेशन में कुछ और होता, बट ये एजम्पशन है जब भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जाना है तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर 1 और 2 देख लीजिए, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन बोल रहा है जो यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो, वो सेम होता है टेंशन एंड कंप्रेशन में। अब ये यदि सेम हुआ टेंशन एंड कंप्रेशन में, इसीलिए डिफॉर्मेशन जो है, डिफॉर्मेशन सेम होगा कंप्रेशन एंड टेंशन में, ठीक है। तो रीजन जो इसको एक्सप्लेन कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ। अ माइल्ड स्टील टेंशन स्पेसिमेन हैज ए कप एंड कोन फ्रैक्चर एट फेल्यूर, ठीक है। अब इसके बारे में यदि आपको जानना है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 4 वीडियो देख लीजिए। पार्ट 4 वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो माइल्ड स्टील होता है वो कैसे फेल होता है। जब फेल होने लगता है तो उसका ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये क्या है, कप एंड कोन, ये कप की तरह आपको दिख रहा है, कप की तरह, कप की तरह दिख रहा है, और इधर से देखेंगे तो आपको कोन की तरह भी दिखेगा, ठीक है। तो कप एंड कोन फेल्यूर इसको बोला जाता है, कप एंड कोन फेल्यूर। तो माइल्ड स्टील का जो फेल्यूर होता है वो कप एंड कोन फेल्यूर होता है, ठीक है। और क्योंकि माइल्ड स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल में जब भी फेल्यूर होगा तो कैसा होगा, कप एंड कोन फेल्यूर, या फिर इसको बोलते हैं हम नेकिंग, नेकिंग, ठीक है, गर्दन की तरह आपको दिख रहा होगा, नेक की तरह, ओके। सो स्टेटमेंट 1 इज परफेक्टली ट्रू, फाइन। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट रीजन। माइल्ड स्टील इज ए वीक इन शियर। मैं बताया था आपको माइल्ड स्टील जो है डक्टाइल मटेरियल, और डक्टाइल मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है कंप्रेशन सबसे ज़्यादा, उसके बाद टेंशन, उसके बाद शियर, तो ये वीक होता है शियर में, सही बात है। माइल्ड स्टील इज वीक इन शियर, बिल्कुल सही। एंड फेल्यूर ऑफ द स्पेसिमेन इन शियर टेक प्लेस एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड टेंसाइल फोर्स। अब बोल रहा है जो ये माइल्ड स्टील का इसमें लोड लगाया आपने, अब जिस भी प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा उस प्लेन से फेल होगा माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वो 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो इस प्लेन से, तो इसलिए जो माइल्ड स्टील का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंक्लाइंड है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, या हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। इसलिए ये कप एंड कोन फेल्यूर हो रहा है, तो दोनों सही है। तो ये जो है इसको एक्सप्लेन करा, कप एंड कोन इसलिए बन रहा है क्योंकि ये 45 डिग्री से फेल हो रहा है, इसलिए ये कप एंड कोन की जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, ओके। तो ये रहा आज का 22 तक हमने देखा है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में जो है इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।